चलिए, तो आज का टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम लोग जैसे कि पिछले लेक्चर में चुंबकीय फलक से पढ़े थे, यहाँ पे आज पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसमें हमने पहले से चुंबकीय फलक पढ़ चुके हैं। चुंबकीय फलक एक बार आपको हम रिविजन करवा देते हैं कि चुंबकीय फलक से होता क्या है। तो जिस तरह से विद्युत फलक से पढ़े थे, विद्युत फलक से क्या था, फाई बराबर विद्युत फलक से होता था फाई ई बराबर ई इंटू डी, है ना। तो उसी तरह से चुंबकीय फलक से होता है फाई बराबर बी इंटू डी, यानी कि वहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो ए इंटू डी हुआ। और यहाँ पे क्या है, चुंबकीय फलक से चुंबकीय क्षेत्र है, तो फाई बी बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू डी हो जाएगा, है ना। यानी कि किसी निश्चित क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं, चुंबकीय फलक कहते हैं। ये चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला है बी डॉट डी ए। अगर हम डॉट मल्टीप्लिकेशन को हटाएंगे तो वेक्टरली हमको क्या लगाना पड़ेगा, कॉस थीटा लगाना पड़ेगा। तो फाई बी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी ए कॉस थीटा, है ना। बाकी ये जो थीटा है वो बी और डी ए के बीच का एंगल है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और एरिया वेक्टर की दिशा के बीच का कोण। तो हम सारा कुछ पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वहां पे हमने एरिया वेक्टर को भी डिस्कस किया है, जहां पे हम चुंबकीय फ्लक्स को पढ़ाए हैं। इसी चैप्टर में EMI वाले चैप्टर में हम चुंबकीय फ्लक्स से पढ़े, वहां पे एरिया वेक्टर भी डिस्कस किए हैं। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सारा कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिए। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए जरूर से। तो आज हम पढ़ेंगे फैराडे से एक्सपेरिमेंट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे नामक एक साइंटिस्ट ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। अस्तित्व में विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या, कि जैसा कि हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे कि ओरेस्टेड ने सबसे पहले हमको क्या बताया कि किसी तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब भी किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार के चारों तरफ कौन सा क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो ठीक उसी तरह से फैराडे के दिमाग में ये बात आया कि अगर धारा से चुंबक बन सकता है तो चुंबक से धारा क्यों बन सकता है। अगर विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा क्यों नहीं बन सकता है। और ठीक उसी पे वो काम करना शुरू किए और उसने अपना एक्सपेरिमेंट भी किया, ठीक है। और कई साल उसको एक्सपेरिमेंट करने में लग गया, लेकिन एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट मिला है हम उसको समझेंगे, और एक्सपेरिमेंट क्या था उनका उसको समझेंगे। हालांकि वो एक्सपेरिमेंट एक मैग्नेट और एक कॉइल लेकर के किए थे, लेकिन हम आपको उसका एक्सपेरिमेंट को कुछ अलग तरीके से दिखाते हैं। कि मान लो कि मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं, एक कॉइल को ला करके रखते हैं, या कि इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को ला करके रख दिए। और मान लो कि ये कॉइल किसी ना किसी रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है ना, कॉइल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जोड़ दिए या फिर गैल्वेनोमीटर लगा दिए। और इस कॉइल का एरिया कितना है, ए, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, बी है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू को हम बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू को बढ़ाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को ला करके रखें, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू को बढ़ाते हैं तो इस कॉइल में धारा प्रवाहित होती है। इस कॉइल में क्या होता है, धारा प्रवाहित, यानी कि I = नॉट 0, यानी कुछ ना कुछ I बनता है इस कॉइल में। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, B, और इस B इंटेंसिटी वाले मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को ला के रखें। और इस कॉइल को रखने के बाद मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या किए, इंक्रीज किए, बढ़ाए, है ना। तो जैसे इंक्रीज किए तो कॉइल में धारा प्रवाहित होने लगा, ठीक। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड लेकर के और उसमें फिर से एक कॉइल रखा। और कॉइल रखने के बाद उन्होंने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा। क्या रखा गया, कांस्टेंट। बट इस बार एरिया को इंक्रीज कर दिया गया। एरिया को क्या किया गया, इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या था, कांस्टेंट, लेकिन हम इस कॉइल का एरिया को बढ़ाते हैं। तो जैसे कॉइल का एरिया को बढ़ाते हैं तो फिर देखते हैं कि इस कॉइल में धारा प्रवाहित होती है, यानी I = नॉट 0। I है, नॉट 0 का मतलब क्या है कि I का वैल्यू कुछ ना कुछ है। तो पहला एक्सपेरिमेंट में भी धारा प्रवाहित हुआ,
दूसरा एक्सपेरिमेंट में भी धारा प्रवाहित हुआ, है ना, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2। उसके बाद उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया कि फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड लेकर के और इसमें एक कॉइल को रखा गया और B को भी कांस्टेंट रखा गया और एरिया को भी कांस्टेंट रखा गया। तब देखें तो कोई करंट प्रवाहित नहीं होगा, यानी कि B अगर कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो भी इससे कोई करंट, तब इससे कोई करंट पास नहीं होगा, यानी कि इस बार I = 0, कोई करंट पास नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 4 क्या हुआ था? एक्सपेरिमेंट नंबर 4 मैग्नेटिक फील्ड लेने के बाद उसमें एक कॉइल को रखें और इस बार क्या किए कि B को हम रखे कांस्टेंट और एरिया को भी रखे कांस्टेंट और कॉइल को हम क्या किए, घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरह से कॉइल को घुमाया है, एक्सिस के परिता नहीं बल्कि कॉइल को हम ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम कॉइल को घुमाते हैं तो देखते हैं इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, I = 0, यानी कि जब दोनों कांस्टेंट था तो भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही, जब कॉइल को घुमा रहे हैं तो भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही। उसके बाद उन्होंने 5वां नंबर में एक्सपेरिमेंट किया। हालांकि वो एक्सपेरिमेंट कुछ और था, उसको अलग तरीके से बता रहे हैं। रिजल्ट जो मिलने वाला है वहां पर भी वही रिजल्ट मिला था, यहां पर से भी वही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में क्या था कि एक मैग्नेटिक फील्ड लेकर के इसमें फिर से एक कॉइल को रखें और इस कॉइल, मान लो कि B का वैल्यू कांस्टेंट है, इस बार एरिया भी कांस्टेंट है, लेकिन इस बार कॉइल को क्या करते हैं, हम कॉइल को उसके एक्सिस के चारों तरफ घुमाते हैं। क्या करते हैं, कॉइल को उसके एक्सिस के चारों तरफ, यानी कि इस बार कॉइल जो है ऐसे घुमाया जा रहा है, मान लो ओमेगा कोणीय वेग से। तो कॉइल को जब हम ऐसे घुमाते हैं, इस तरह से घुमाते हैं, अगर यहाँ पे एक सर्कल लेकर के जैसे कि मान लो कुछ देर के लिए कि ये मेरा कॉइल था, ठीक है, तो ये कॉइल को जब हम ऐसे ऐसे घुमा रहे थे तो करंट पास नहीं हो रहा, लेकिन इसी कॉइल को जब हम ऐसे घुमाते हैं तो करंट पास होता है ना, यानी कॉइल में करंट आने लगता है। तो I = 0। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में करंट पास हो रहा है, 2 में भी करंट पास हो रहा है, 1 में भी पास हो रहा है, लेकिन 3 और 4 में करंट पास नहीं हो रहा। तो ये पांचों एक्सपेरिमेंट से उन्होंने निष्कर्ष जो निकाला है, अगर हम पांचों एक्सपेरिमेंट में गौर करें तो देख रहे हैं कि यहाँ पे B का वैल्यू जब बढ़ाते हैं तो करंट पास होता है, यहाँ पे एरिया का वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो करंट पास होता है। इसमें देख रहे हैं कि अगर हम B को कांस्टेंट और एरिया को भी कांस्टेंट कर दें तो करंट पास नहीं होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि B कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, लेकिन हम सर्कल को घुमा रहे हैं वहीं पे उसी स्थान पे, तो भी करंट पास नहीं होता है। लेकिन इसमें भी घुमाया जा रहा है, यहाँ पर भी हम घुमा रहे हैं, यहाँ पर भी घुमा रहे हैं। फर्क इतना है कि इसको हम एक्सिस के चारों तरफ घुमा रहे हैं और इसको ऐसे ही हम घुमा रहे हैं। तो जब हम एक्सिस के चारों तरफ घुमाते हैं तो करंट पास होता है और जब हम ऐसे घुमाते हैं तो करंट पास नहीं होता है। तो पांचों एक्सपेरिमेंट को अगर फ्लक्स के फॉर्मूला से रिलेट किया जाए तो जाकर के रिजल्ट ये मिलता है कि अगर देखते हैं पहला एक्सपेरिमेंट में कि B का मान को हम जब इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं B है, तो B को जब हम इंक्रीज करेंगे तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे एरिया को इंक्रीज करेंगे तो एरिया जब इंक्रीज हो रहा तो भी फ्लक्स बढ़ रहा है। अच्छा, इसमें देख रहे हैं तो B और A दोनों कांस्टेंट है, इसका मतलब फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, इसमें देख रहे हैं अगर, तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें देख रहे हैं तो B भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट, और इसको घुमा रहे हैं। तो जब हम घुमा रहे हैं तो देख रहे हैं कोई तरह का इसमें करंट नहीं पास हो रहा, क्योंकि B भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है। क्योंकि हम जब इस सर्कल को घुमाएंगे ऐसे करके तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल बन रहा है वो दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक बार देख लेते हैं कैसे परिवर्तन नहीं आ रहा। कि मान लो कि ये आपका कॉइल, ठीक है, ये कॉइल है आपका, और इस कॉइल में कॉइल को अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर की।
और इस कॉइल का एरिया वेक्टर किधर होगा, या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा। ठीक है, तो मान लो कि कॉइल का एरिया वेक्टर बाहर है। अब इसको अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो कुछ एंगल में कोई परिवर्तन आ रहा है। अभी देखेंगे तो एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, 180 डिग्री। अब हम कॉइल को घुमाएंगे तो भी 180 डिग्री, इधर घुमाएंगे तो भी 180 डिग्री, तो एंगल में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। बाकी बी और ए तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो देख रहे हैं तीनों का तीनों कांस्टेंट, यानी कि फ्लक्स कांस्टेंट, इसलिए इसमें करंट पास नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसका एरिया वेक्टर बाहर है, लेकिन इस बार कॉइल को ऐसे एक्सिस के परिधि, मान लो कॉइल अगर ऐसे रखा हुआ है तो इसको हम ऐसे घुमाते हैं, ऐसे। तो जब ये कॉइल ऐसे था तो इसका एरिया वेक्टर इधर था, लेकिन जैसे ये कॉइल इधर घूमेगा तो एरिया वेक्टर भी ऐसे घूम जाएगा। जब एरिया वेक्टर घूमेगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पहले देखो कॉइल ऐसे है तो ये एरिया वेक्टर है और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला जो एरिया वेक्टर है, ये वाला एरिया वेक्टर है और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। तो देख रहे हैं ऐसे करके रखा हुआ, ठीक है। तो उसके बाद हम जब इसको घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे तो ये वाला भी तो घूमेगा, क्योंकि ये इससे फिक्स है, ये ऐसे फिक्स है, ये ऐसे फिक्स है। तो ये जब घूमेगा ये भी घूमेगा, ये इधर घूमेगा ये भी इधर घूमेगा, ठीक है। तो ये जिधर घूमेगा उधर इसका एरिया वेक्टर घूम जाएगा। ये ऐसे है, ये इधर घुमा, एरिया वेक्टर घूम गया, दोनों के बीच का एंगल चेंज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड वैसे रहेगा सीधा अंदर, ठीक है। अभी देखो एंगल कुछ और हो गया, ऐसे था सीधा रखा हुआ, एंगल कुछ और था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है रिजल्ट, यहाँ पे घुमाने पर एंगल चेंज हो जाता है। तो जब एंगल चेंज हो जाएगा तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। फ्लक्स को चेंज होने के लिए क्या क्या चीज, फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे, एरिया पे और एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो देख रहे हैं कि बी अगर चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा तो भी फ्लक्स चेंज हो रहा, एरिया चेंज हो रहा तो भी फ्लक्स चेंज हो रहा और एंगल चेंज हो रहा तो भी फ्लक्स चेंज हो रहा। तो उन्होंने फाइनली रिजल्ट ये दिया कि अगर हम किसी कॉइल को किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं और ले जाने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाए तो उस कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। उस कॉइल में क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। उसके बाद अगर वो कॉइल किसी न किसी रेजिस्टेंस से जुड़ा हो तो उसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लगेगी। और इसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। किसी कॉइल को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाए या कहीं पर भी लेके जाए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। कंडीशन क्या रखी है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, क्योंकि देखो यहाँ हो रहा था परिवर्तन तो करंट आया, यहाँ भी हो रहा था परिवर्तन तो करंट आया, लेकिन यहाँ और यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, करंट नहीं आया। यहाँ पे परिवर्तन हो रहा तो करंट आया। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिल गया कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, कॉइल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो करंट आएगा और नहीं होगा तो नहीं, है ना। तो अब यहाँ से एक डिफाइन हो गया और डेफिनेशन लिख लेना, इसको हम डिफाइन करते हैं। देखिएगा, जब किसी कॉइल को विद्युत चुंबकीय प्रेरण को हम डिफाइन कर रहे हैं, जब किसी कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र के निकट लाते हैं, जब किसी कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र के निकट लाते हैं तो उस कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है। लाते हैं या फिर दूर ले जाते हैं, है ना, दोनों कंडीशन में। और फाइनली हम लोग लिख लेंगे जो फैराडे का लॉ है, इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकला था, लाते हैं तो उस कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। हो गया, चलिए। और ये एक्सपेरिमेंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। ये पांचों एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट क्या मिला था कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जहां पे हो रहा है जिस कॉइल में, उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। तो हम कॉइल को लेके भी जा रहे हैं किसी मैग्नेट के निकट, या किसी मैग्नेट को कॉइल के निकट लेके जा रहे हैं। मान लो यहाँ पे कॉइल, ठीक है। तो ये जैसे जैसे नजदीक जाएगा, ये कॉइल जब यहाँ पे था
तो इससे बल रेखाएं जो निकल रही थी, मान लो ऐसे निकल रहा था, ऐसे निकल रहा था, लेकिन इसी कॉइल को जब नजदीक लेके जाएंगे तो सारा का सारा बल रेखाएं जो होगा इससे होकर गुजरेगा, कॉइल से होकर गुजरेगा। तो जितना बल रेखाएं ज्यादा कॉइल से जाएगा उतना उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, है ना। तो पहले कुछ और था, अब कुछ और हो जा रहा है। तो जैसे जैसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है वैसे कॉइल में करंट पास होता है, और जितना ज्यादा परिवर्तन होगा उतना ज्यादा करंट पास होगा। और ये पांचों एक्सपेरिमेंट से फैराडे ने अपना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए 2 नियम दिए। तो हम उसका नियम लिख लेते हैं कि फैराडे का क्या क्या नियम है। तो अगला हेडिंग लगाइएगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड 2 नियम दिया है। पहला नियम क्या है कि जब किसी कॉइल से संबंधित, जब किसी परिपथ से संबंधित या कॉइल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल आती है। और यदि कॉइल बंद परिपथ हो तो उस कॉइल में क्या आ जाएगा, धारा आ जाएगा। अगर कॉइल खुला परिपथ है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, ठीक है। और अगर कॉइल बंद परिपथ है तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। तो पहला नियम लिखिएगा कि जब किसी कॉइल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कॉइल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में या फिर उस कॉइल में, उस परिपथ में या उस कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जब किसी कॉइल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यदि कॉइल बंद परिपथ हो तो उस कॉइल में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। यदि कॉइल बंद परिपथ हो तो उस कॉइल में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तो कॉइल अगर बंद रहेगा तो प्रेरित धारा बनेगा, और कॉइल अगर खुला हुआ रहेगा तो क्या बनेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल खुला हुआ है ना। चलिए, ये पहला नियम था। दूसरा नियम उन्होंने क्या बोला कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये डिपेंड किस पे करता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, जो कॉइल में ईएमएफ आ रहा है ये ईएमएफ डिपेंड किस पे करता है, या फिर इस ईएमएफ को हम फाइंड कैसे करेंगे, इसका जो हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। अब तक के हमको ये तो पता चल गया कि ईएमएफ बनता है, लेकिन ईएमएफ कितना बनता है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए उन्होंने दूसरा रिजल्ट दिया। वो रिजल्ट पहले आप लिखिएगा दूसरा नंबर में कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। हो गया। तो अगर मान लो कि किसी कॉइल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो जाए,
डेल्टा फाई का मतलब, डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, चेंज, है ना। और फाई का मतलब क्या हुआ कि किसमें चेंज, फाई में, यानी फ्लक्स में चेंज, ठीक है। तो डेल्टा फाई मान लो कि किसी कॉइल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा फाई, और वो मान लो कि कितने टाइम में हुआ, डेल्टा टी टाइम में हुआ, है ना। तो इसका रेट कितना होगा, तो आंसर है कि रेट इसका हो जाएगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, टाइम से डिवाइड करके रेट निकल जाएगा। तो उन्होंने नियम में क्या दिया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये विद्युत वाहक बल E, वो फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो ये फ्लक्स में परिवर्तन का दर है, लेकिन कैसा दर होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने माइनस लगा दिया, तो E बराबर क्या हो गया, माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये आपका रिजल्ट निकल गया, है ना। अच्छा, E बराबर माइनस डेल्टा फाई डेल्टा टी, इसी में अगर हम लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, तो क्या निकलेगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। इसलिए E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि और ज्यादा और कम समय में परिवर्तन अगर हो रहा है तो डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, फ्लक्स का जो भी वैल्यू रहेगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन क्या है, तो आंसर है कि माइनस साइन यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि ये जो कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है वो फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब ये जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो विद्युत वाहक बल बना, परिवर्तन हुआ तो विद्युत वाहक बल बना, और ये उसी विद्युत वाहक बल जो बना है विद्युत वाहक बल कॉइल में, वो विद्युत वाहक बल इसके परिवर्तन को रोकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे साइन कैसा है, माइनस, मतलब जिसके कारण विद्युत वाहक बल बना है वो उसी को रोक रहा है। मतलब ऐसा है कि हम ही खिलाफ मिला रहे हैं और हम ही को फिर उल्टा आकर के मार रहा है ना। ठीक आज के जमाने की तरह है, और यही भी जाकर के लेंज ने अपना नियम दिया था। ये जो हम बता रहे हैं यहाँ पे, ये लेंज का नियम है कि जिससे धारा उत्पन्न होती है या जिससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो उस कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न हुई है, इसलिए यहाँ पे माइनस है। तो तुम यहाँ पे लिख लो सिर्फ यहाँ पे पॉइंट बना करके ऋणात्मक चिन्ह, आगे फिर हम लेंज के नियम में इसको नोट डाउन कर लेंगे। ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब ये उस कारण का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई, जो इसको बनाया है ना, हमरे बिलैया हमरे माँ, यानी हम ही खिलाफ मिला रहे हैं और हम ही को उल्टा अपोज कर रहा है। तो ये था फैराडे का दूसरा नियम। तो दूसरा नियम से हमको क्या मिल गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और जैसा कि उन्होंने पहला नियम में बोला था कि अगर कॉइल बंद परिपथ रहेगा तो ये विद्युत वाहक बल ना होकर के आई बन जाएगा, है ना। खुला रहेगा तो ई बनेगा। खुला का मतलब ये होता है कि परिपथ से कोई चीज जुड़ा हुआ नहीं, ये हो गया खुला परिपथ। जैसे हम एक बैटरी लिए, एक सेल खरीदे और उसको हम किसी से कनेक्ट नहीं किए तो वो खुला परिपथ होगा, यानी कि ऑफ जिसको कहते हैं। और जब उससे हम बल्ब लगा दिए, कुछ भी लगा दिए हम, तो वो ऑन वाला सिचुएशन में जब आ गया तो वो बंद परिपथ हो जाएगा। तो जब बंद परिपथ रहेगा तो धारा बनेगा, और खुला परिपथ रहेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, और वो उस कारण का विरोध करेगी जिससे उसकी उत्पत्ति हुई। तो किसको विरोध करेगी, कौन बनाया उसको, फ्लक्स में परिवर्तन। अगर फ्लक्स में परिवर्तन देखो, इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, धारा बना है नहीं बना, लेकिन इसमें हुआ, धारा बना है। तो जहां पे होगा फ्लक्स में परिवर्तन वहीं पे धारा बनेगा। डायनेमो जो जनरेटर में लगा रहता है, घूमता है ना, तो घूमने के बाद फ्लक्स में परिवर्तन होता है। उस डायनेमो के चारों तरफ मैग्नेट लगा रहता है और बीच में कॉइल रहता है, और वो कॉइल की ऐसी ओमेगा वाला एंगल पे घूमेगा, ऐसे ऐसे करके घूमता है, और वहां पे क्या होता है, करंट बनता है, डायनेमो से वो करंट मिलता है ना। तो ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, इस रिजल्ट से हम आई भी फाइंड कर सकते हैं और चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं। ये ई से हम विद्युत वाहक बल से हम आवेश भी निकाल सकते हैं और उसके बाद हम चार्ज भी निकाल सकते हैं।
चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और साथ ही लेंज का नियम भी देखेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।